हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू चैप्टर टुडे। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग के साथ साथ बच्चों ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर का नाम, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनल अकाउंट्स, राइट। सो देयरफॉर अगर आप इस चैप्टर का नाम को समझने का कोशिश करोगे तो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है फाइनल और एक है अकाउंट्स। फाइनल का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनल मतलब दिस इज द लास्ट स्टेज, इफ यू अंडरस्टैंड। लास्ट स्टेज, ये लास्ट पड़ाव, ये फाइनल क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये फाइनल स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है। सो विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड, राइट, फाइनल है वो। अकाउंट्स अगेन वी नो दैट हिसाब। सो लास्ट हिसाब, फाइनल हिसाब मतलब हिसाब का हमारा ये फाइनल स्टेज है। इसीलिए बच्चों इस डायग्राम से अगर हम लोग समझेंगे, आपको याद होगा हम लोगों ने जर्नल से शुरू किया था, देन वी केम टू लेजर, recording of transactions were done at journal, then classifying of transactions, that is ledger, and then it is summarizing of transactions, that is trial balance, और ट्रायल बैलेंस के बाद अब हम लोग आ गए हैं इस स्टेज में, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। यानी कि साल के अंत में अब हम लोग अपने बुक्स को क्लोज करेंगे और फाइनली जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस हमने जो साल भर रिकॉर्ड किया है, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, अब उसका परिणाम, अब उसका रिजल्ट्स, अब उसका फाइनल आउटकम, अब उसका फाइनल रिजल्ट जानने का समय आ चुका है। बच्चों जब हम लोग फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन व्हेन आई से द फाइनल रिजल्ट? आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जाम्पल। आप लोगों का स्कूल्स में अभी तक आप लोगों ने हर क्लास में आपने कितने सारे एग्जाम्स दिए हैं, राइट? आप अपने यूनिट टेस्ट देते थे, आपके फर्स्ट टर्म या हाफ ईयरली होता है, फिर सेकेंड यूनिट होता है, फिर या आप कहीं के स्कूल्स में तो क्लास असेसमेंट्स, क्लास इंटरनल्स, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं जो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है। और पूरा ईयर जो आपका परफॉर्मेंस रहा है, पूरा ईयर का परफॉर्मेंस को कंसोलिडेट करके मेजर करके एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, और उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता था कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, राइट? दिस इज व्हाट हैज बीन, ये हो रहा है इतने सालों से और आप इसे एक्सपीरियंस किए हो। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग क्लास 11 में, सो क्लास 11 में आपके अपने एग्जाम्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, फर्स्ट टर्म होंगे, हाफ ईयरली, फाइनल टर्म होंगे, और फाइनल टर्म होने के बाद फाइनल, देखिए फाइनल एग्जाम्स हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज द फाइनल। अब इसके बाद क्लास 11 में और कोई एग्जाम आपका होने वाला नहीं है। क्लास 11 का आखिरी एग्जाम होता है ये, और ये आखिरी एग्जाम डिसाइड करेगा, राइट, कि आपका नेक्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है। ये आखिरी रिजल्ट का जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, फाइनल रिपोर्ट कार्ड, वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आपका पूरा एक साल का परफॉर्मेंस रहता है, राइट? तो बच्चों जिस तरह से आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, एक स्टूडेंट्स के लाइफ में एक रिपोर्ट कार्ड होता है, हर साल आपने एक साल उस क्लास में कैसे बिताया, आपने एक साल उस क्लास में आपका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, वो पूरा आपका चिट्ठा एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आ जाता है। और उसके बाद आपका स्कूल, आपके क्लास टीचर ये डिसाइड करते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो कि नहीं, आपका प्रमोशन हो रहा है कि नहीं। उसी तरह बच्चों एक बिजनेस के लिए भी अगर सोचा जाए तो एक बिजनेस एक साल, एक अकाउंटिंग पीरियड पूरा खत्म होने के बाद एक प्रोप्राइटर को, बिजनेस के मालिक को, बिजनेस का मैनेजमेंट को ये जानने में इंटरेस्ट जरूर होगा कि एक साल हमारा जो हमने जो बिजनेस को रन किया, इसमें हम लोग पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। जैसे आपका पास और फेल है, आप पास करते हो तो आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, फेल करते हो तो उसी क्लास में रह जाते हो। उसी तरह बिजनेस का भी पास और फेल है बच्चों। बिजनेस का पास का मतलब हुआ प्रॉफिट, और बिजनेस अगर फेल कर गया तो मतलब है लॉस। तो जिस तरह से आपको एक साल अपने एक क्लास में बिताने के बाद
इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद आपको जब आपका एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसी तरह बिजनेस का भी एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है, उसी तरह बिजनेस का भी एक फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होता है जो बिजनेस का पूरा एक साल का परफॉर्मेंस को मेजर करता है। और एक साल, एक अकाउंटिंग पीरियड, सो आई एम सेइंग 1 ईयर बिकॉज जनरली हम लोग अकाउंट्स 1 ईयर का मेंटेन करते हैं, राइट। 6 मंथ्स का भी आप लोग अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं, 6 महीना करके भी आप कर सकते हो, बट जनरली वी ऑल नो दैट एक साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, राइट। वो अकाउंटिंग पीरियड आपका जनवरी से दिसंबर हो सकता है, वो अकाउंटिंग पीरियड आपका अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, आपके ऊपर में है। सो देयरफॉर हर एक बिजनेस का ओनर्स, बिजनेस के मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स आप बोल लो, दे आर इंटरेस्टेड टू नो, वो लोग जानने का इच्छा रखते हैं कि एक साल जो बिजनेस ने परफॉर्मेंस किया उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, उसका फाइनल आउटकम क्या है, मतलब हमने क्या प्रॉफिट किया और क्या मेरा लॉस हुआ है। सो देयरफॉर वी हैव कम टू द फाइनल स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। सो हमने जो अपना अकाउंटिंग साइकिल शुरू किया था जर्नल से, यहाँ पे आके वो खत्म होता है, ये फाइनल अकाउंट्स में आकर के खत्म होता है बच्चों। सो आज हम लोग इसी 4th स्टेज में पहुंचे हुए हैं और ये हम लोग आज करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लेंदी चैप्टर है, बट घबराए नहीं, हम लोग बहुत ही लॉजिकली करेंगे, बहुत आस्ते जाएंगे, आराम से जाएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली समझेंगे। क्वांटिटी से ज़्यादा हम लोग क्वालिटी पे फोकस करेंगे, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, इसलिए इस पे थोड़ा सा समय तो हम लोगों को देना है। सो एनीवेज, सो दिस इज एक आपको जस्ट एक हम आपको हिंट दे रहे कि क्या है बेसिकली फाइनल अकाउंट्स। सो इट इज बेसिकली आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड, जैसे एक स्टूडेंट के लाइफ में एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है, उसी तरह एक बिजनेस का भी हम लोग फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं टू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट और लॉस, टू नो इट्स पोजिशन। आज बिजनेस कहां पे खड़ा है, क्या पोजीशन है हमारा, क्या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या हमारा फाइनेंशियल वर्थ है, आज ये पोजीशन जानने के लिए हमको ये फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो क्या होता है इस फाइनल अकाउंट्स में, आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्या होता है फाइनल अकाउंट्स में, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, राइट, और कितने सारे अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ये सब हम लोग अभी धीरे धीरे जानेंगे। आज का सेशन बच्चों सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है, इसमें हम कोई भी सम शुरू नहीं करने वाले हैं। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स, क्यों सब बताने वाले हैं। क्यों फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, यहां से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, राइट। सो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि बिजनेस को अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सके, अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके और अपना फाइनेंशियल पोजीशन जान सके। हर बच्चा, आप जब एग्जाम्स देते हो बच्चों, तो आपको अपना रिजल्ट्स जानने की इच्छा रहता है कि नहीं रहता है, ऑब्वियसली रहता होगा। आप भले ही अभी आप अपना मन में बोल रहे होंगे कि नहीं मुझे पेपर दे दिया, मुझे मार्क्स की जरूरत नहीं, लेकिन आप में से 90% ऑफ स्टूडेंट्स दे मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स। यू मे बी, यू हैव टू, है ना, यू मस्ट बी ईगर टू नो अबाउट द रिजल्ट्स, राइट। सो उसी तरह एक जो बिजनेस रन कर रहा है, जो ओनर्स है बिजनेस का, वो भी तो इच्छा रखते हैं भाई कि हमारा बिजनेस कहाँ है, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस बिजनेस को रन करके हमारा मुनाफा है, फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब सारा चीज हमें जानना है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, राइट, और ये सब का जवाब हमें फाइनल अकाउंट से मिलता है। सो बच्चों, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट्स, that is divided into 2 parts, right। so final accounts में हम लोग जो financial statements बनाते हैं, हमारा financial statements वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट और एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, या हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, राइट। सो वी हैव गॉट रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। सो सबसे पहले तो आप ये जाने कि आपका फाइनल अकाउंट्स 2 हिस्सा में डिवाइडेड हो रहा है, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अब स्टार्ट हो रहा है, हम लोग अब धीरे धीरे फाइनल अकाउंट्स में जा रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिक चीज, फाइनल अकाउंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फाइनल अकाउंट्स हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए या तो आप फाइनल अकाउंट्स बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। The first part is a revenue statement. Now,
दिस रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अभी जस्ट आपको बताते हैं कि द फर्स्ट पार्ट इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलना ज्यादा बेटर होगा। नाउ ये रेवेन्यू स्टेटमेंट और ये फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या है और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हमारा फाइनल अकाउंट्स ये दो पार्ट में क्यों डिवाइडेड है, राइट हमारा फाइनल अकाउंट्स दो पार्ट में क्यों डिवाइडेड है बच्चों, क्यों हमारे पास एक रेवेन्यू स्टेटमेंट है और क्यों हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, हमें दो स्टेटमेंट्स क्यों बनाना पड़ते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं, इसमें आपको जवाब मिलेगा। नाउ अगर आपको याद होगा बच्चों, जब हम लोग क्लास 11 का हम लोग जब जर्नल एंट्री शुरू कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हर बिजनेस राइट 5 पिलर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है, 5 पिलर्स के ऊपर में टिका है। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। डू यू अग्री? डू यू रिमेंबर दिस? क्या आपको याद है बच्चों कि मैंने आपसे यह कहा था कि ईच एंड एवरी बिजनेस स्टैंड्स ऑन दिस 5 पिलर्स एंड इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू हैव ऑब्जर्व कि पिछले 7-8 महीनों से हम लोग जब जर्नल लेजर जो भी हम लोग हिसाब रख रहे थे, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने हिसाब इन्हीं 5 चीज का रखा है। और मैंने जब आपको जर्नल एंट्री करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों हम लोग इन्हीं 5 चीज का हिसाब रखते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 चीज के अलावा हिसाब रखने के लिए और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। सो बेसिकली ये गोल्डन रूल का सिंप्लीफाइड किए थे, हमने सिंप्लीफाई किया था। गोल्डन रूल आपको पता होगा, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। मैंने उसी को सिंप्लीफाई करके अब मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर उसे आप ध्यान से देखोगे तो आप हिसाब बेसिकली 5 चीज का रखते हो, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, राइट। सो यहां पे हम थोड़ा सा आपके क्लास में जाते हैं, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों अगर आप मान लीजिए अभी आपके क्लास 11 में आप मैथ्स पढ़ते हो, आपका सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स या बीएसटी है, अकाउंट्स है, इंग्लिश है और हिंदी है, मान लेते हैं। सो आपके पास ये 3 और 3 ये 6 सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, राइट। सो अगर आप ये 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपका जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो आपका रिपोर्ट कार्ड में, राइट, आपका रिपोर्ट कार्ड में इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स का वर्णन रहेगा। मतलब इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स का परफॉर्मेंस, इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स का मार्क्स रहेगा। सिंपल, राइट, कॉमन सेंस। If in class 11, if you have maths, economics, business studies, accounts, English and Hindi, you've got 6 subjects. If you're studying 6 subjects, then in your report card, आपके report card में आप कितने subjects के marks expect करोगे? Obviously 6. आपका report card में ये 6 subjects printed रहेगा और इसी का marks आपको मिलेगा। चाहे वो यूनिट टेस्ट का हो, चाहे वो फर्स्ट टर्म का हो, चाहे वो सेकेंड यूनिट टेस्ट का हो या फाइनल टर्म का हो, आपको इन्हीं का मार्क्स मिलेगा। सो देयरफॉर जब हम आपका परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, यू एज अ स्टूडेंट, व्हेन योर परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड इन क्लास 11, बेसिकली आई एम मेजरिंग दैट हाउ हैव यू परफॉर्म्ड इन दीज 6 सब्जेक्ट्स, हाउ हैव यू परफॉर्म्ड इन मैथ्स, इन इकोनॉमिक्स, इन कॉमर्स, इन अकाउंट्स, इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपने इन 6 सब्जेक्ट में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, यही तो आपका रिपोर्ट कार्ड में रहता है बच्चों। तो उसी तरह जब आपके क्लास में, आपके लाइफ में अभी आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ आपके पास 6 सब्जेक्ट है पढ़ने का और आपके रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स का ही मार्क्स आएगा, उसी तरह बच्चों बिजनेस का भी आप देख सकते हो, ये 5 सब्जेक्ट्स है। मतलब ये 5 चीज है जिसका हम लोग हिसाब रखते हैं। सिंपल, यानी कि आपका जो फाइनल अकाउंट्स होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल अकाउंट्स बनेगा, वो इन 5 का परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। सिंपल एज दैट।
समझ रहे हैं ना, अगर आपका 6 सब्जेक्ट है और आपके रिपोर्ट कार्ड में 6 सब्जेक्ट का मार्क्स है, मार्क्स मतलब आपका परफॉर्मेंस, राइट आपने मैथ्स में कैसा परफॉर्म किया वो मैथ्स का मार्क्स बता देता है, आपने अकाउंटेंसी में कैसे परफॉर्म किया वो अकाउंटेंसी का मार्क्स बता दिया। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बिजनेस का फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि एक बिजनेस कैसे परफॉर्म किया, उसका पूरा फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, उसका पूरा परफॉर्मेंस जानना है, उसका रिपोर्ट कार्ड बना रहे, तो आप ये जान लेना कि उसके रिपोर्ट कार्ड में भी बच्चे यही 5 चीज रहने वाला है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। मतलब आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, आपका फाइनल अकाउंट्स इन 5 को परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, ये 5 का चिट्ठा बताएगा, ये 5 का डिस्क्रिप्शन देगा कि ये 5 पिलर्स AELCR जो पूरा 1 साल जो पूरा ट्रांजैक्शंस हुआ, वो 1 साल का ट्रांजैक्शंस का असर इन 5 पे क्या हुआ। सो देयरफॉर जिस दिन हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, हमको ये पता चलेगा कि उस दिन मेरे पास क्या एसेट्स है, उस दिन मेरे पास क्या लायबिलिटी है, उस दिन का मेरा क्या कैपिटल है, उस दिन तक मैंने कितने खर्चा किया, कितना मेरा आमदनी हुआ। सो देयरफॉर बच्चों, सिंस आपका लाइफ में 6 सब्जेक्ट था, बिजनेस का भी लाइफ में 5 सब्जेक्ट है। आपका रिपोर्ट कार्ड में 6 सब्जेक्ट का मार्क्स रहेगा, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड में 5 सब्जेक्ट का मार्क्स रहेगा। और वो 5 सब्जेक्ट क्या है? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। सो बेसिकली अभी आप समझ लो ये चीज कि फाइनल अकाउंट्स में हम लोग इन 5 पिलर्स पे डील कर रहे हैं। इन 5 पिलर्स का पोजीशंस हम लोग क्लियर करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है बच्चों, सो इसी से आगे बढ़ते हुए आपको हम लोग क्लास 11 में लेके जाते हैं। 11 की शुरुआत में आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताया गया था कि जहां पे आपको याद होगा द होल अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन दिस इक्वेशन, दैट इज एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है बच्चों? A इक्वल टू L प्लस C प्लस R माइनस C। सो ये देखिए, ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, revenue minus expenses बच्चों, revenue and expenses, these are nominal accounts, right? Incomes, revenues, income और expenses. So revenue और expenses का हिसाब अलग रखते हैं और assets इक्वल टू liability plus capital इसका हिसाब अलग रखा जाता है। बच्चों ये revenue और expenses का हिसाब जिस स्टेटमेंट में दिखाते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट कहेंगे, और ये जहां पे दिखाया जाता है उसे हम लोग बैलेंस शीट या फिनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। सो अब आपको समझ में आया कि मैंने यहां पे क्यों कहा था कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक रेवेन्यू स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों? सो दिस इज व्हाई आई हैव सेड दिस, बिकॉज इफ यू सी द अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट, वी हैव गॉट 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव गॉट 5 पिलर्स ऑफ बिजनेस, A, L, C, R and E. So R and E, the revenue and expenses are taken care in a separate account, in a separate statement which is called revenue statement, and A is equal to L plus C is taken care in the separate statement which is called the balance sheet और financial position statement बनाया जाता है उसके लिए अलग से। सो इसीलिए बच्चों आपका फाइनल अकाउंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट से बता रहे हैं बच्चों। यू कैन गूगल इट, यू कैन गो टू एनी यूट्यूब वीडियोस। आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट, अभी तक हम फॉर्मेट में आए नहीं, हम फॉर्मेट में सबसे लास्ट में आने वाले हैं। अभी हम आपको पूरा रूट बता रहे हैं, जड़ बता रहे हैं कि कैसे, क्यों ऐसा है कि फाइनल अकाउंट्स में 2 पार्ट है, क्यों फाइनल अकाउंट्स में रेवेन्यू स्टेटमेंट अलग किया गया है और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट अलग किया गया है, क्यों हमें 2 स्टेटमेंट्स बनाना पड़ते हैं जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स में बात करते हैं। तो ये कारण, ये आप इक्वेशन देखिए, A इक्वल टू L प्लस C प्लस R माइनस C। अब R माइनस C जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है उसे अलग रखा जाता है, उसका अलग
स्टेटमेंट बनाया जाता है, और एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इसको दिखाया जाता है एक अलग स्टेटमेंट में। अब ऐसा क्यों? अब इस पर भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों? क्यों सर आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलग कर रहे हैं? सर बच्चों, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलग हम इसलिए कर रहे हैं, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से बताएंगे। मान लीजिए बच्चा, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। सो यू स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 1 लाख। सो व्हाट इज दिस 1 लाख? दिस इज कैपिटल। ये 1 लाख रुपीज इज कैपिटल, राइट। और आपने एक लोन लिया 50,000 का। सो 1.5 लाख रुपया का आपने एसेट्स खरीदा, बिजनेस स्टार्ट हो गया। सो एट द प्रेजेंट ए इक्वल टू एल प्लस सी। देखिए, ए है आपका 1.5 लाख, लाइबिलिटी है आपका 50,000 लोन, प्लस कैपिटल है आपका 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से मेरा बात समझना। अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताते हैं हम। एक्सपेंसेस में आपने रेंट दिया 5,000। एक्सपेंसेस में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 1,000। अच्छा, आपने डिस्काउंट अलाउ किया 100 रुपया का, और बहुत सारा एक्सपेंसेस है। सैलरीज दिया आपने 1,000। सो इस तरह से ये एक्सपेंसेस हुआ। अब एक्सपेंसेस हुआ है तो कुछ रेवेन्यू भी हुआ है, इनकम भी हुआ है बच्चों हम लोगों का। आपने सेल्स किया 1,000, 10,000। डिस्काउंट रिसीव्ड मिला है हमें कहीं से, अपने क्रेडिटर से 1,000 का। अच्छा, रेंट रिसीव्ड भी हुआ है, हमें कुछ रेंट मिला भी, हम कुछ प्रॉपर्टी भाड़ा में दे करके रखे थे 500। सो ये रेवेन्यू। अब बच्चों हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या करते थे। एक मिनट बच्चों, जस्ट नीड टू चेंज द कलर। क्या, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन देख सकते हैं कि कैपिटल के साथ रेवेन्यू ऐड होता है और एक्सपेंसेस माइनस होता है। ठीक है बच्चों, सो ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस थे ये कैपिटल के साथ माइनस होगा, और ये जितने सारे रेवेन्यूज थे ये कैपिटल के साथ क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। ठीक है, अब आप सोचो, हम इसमें -5,000 रेंट, -1,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, -100, -1,000 सैलरी करते हैं, और फिर इसमें +10,000 सेल्स, +1,000, +5,000 ये करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं कैपिटल में सारा एक्सपेंसेस को माइनस कर रहा हूं और कैपिटल में सारा रेवेन्यू ऐड कर रहा हूं। ये हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान से समझना है कि ऐसा करना ठीक होगा कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने 5 और 1 6 7,100 एक्सपेंसेस का टोटल किया, रेवेन्यू 10 और 1 11 और 5 16,000 रुपया रेवेन्यू का टोटल हुआ। 16,000 रुपया रेवेन्यू इनकम -7,100 रुपया। सो इन दोनों का बीच का 16,000 -7,100, दैट इज समथिंग 8,900 रुपया। ये आपका आ गया प्रॉफिट। ये तो मेरा प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्यों नहीं हम 8,900 को ही डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दे, इंस्टेड ऑफ each expenses subtracted from capital, each revenue being added to the capital. Isn't it better कि revenue और expenses को हम लोग अलग से लें, उनका बीच का नेट डिफरेंस निकालें और उस नेट डिफरेंस को हम लोग कैपिटल में ऐड कर दें। सो इंस्टेड ऑफ ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलने मांग रहे बच्चों, इंस्टेड ऑफ adding revenue to capital, and instead of deducting expenses from capital,
what I am saying, why can't we do one thing, take this revenue and expenses, take out the difference between these two, and जो भी difference आएगा that difference will be adjusted with the capital. So इससे क्या हुआ बच्चों, मेरा रेवेन्यू और मेरा एक्सपेंसेस को हमने अलग किया, वहां से मेरे को मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब देखिए सब अकाउंटिंग इक्वेशन में है। So revenue minus expenses will give me profit. Every businessman wants to know at the end of the year that what is the position of its assets, what is the position of its liabilities, what is the position of the capital, what is the position of revenue and expense. In the case of revenue and expenses, what do we do? When I want to know that what is my income एक साल का, what is my expenses एक साल का, मतलब I want to know that what I have earned, what I have gained, मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है. So therefore revenue और expenses, मेरा आमदनी और मेरा खर्चा, इसको हम अलग रखते हैं बच्चों, और इसका बीच का डिफरेंस मेरे को बताता है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में कि मेरा लॉस हुआ है, राइट. और देयरफॉर एसेट लायबिलिटी कैपिटल को अलग कर देते हैं, वो मेरा औकात बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आज का दिन में मेरा एसेट्स कितना है, मेरा लायबिलिटीज कितना है, कि मेरा कैपिटल कितना है. और याद रहे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज या तो प्रॉफिट या तो लॉस, वो प्रॉफिट और लॉस जाकर के इसी कैपिटल में एडजस्ट होता है. क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कैपिटल में रेवेन्यू ऐड होता है और एक्सपेंस लेस होता है. सो हम हमेशा जैसे जैसे रेवेन्यू होते जा रहा है, हम बार बार रेवेन्यू को कैपिटल में ऐड करेंगे और मैं हर एक्सपेंसेस को कैपिटल से डिडक्ट करूंगा. ये करने से अच्छा है कि मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलग फॉर्मेट में लेके जाता हूं, मैं उसे अलग अकाउंट में लेके जाता हूं, वहां पे मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सेपरेटली डील करता हूं. मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का सेपरेटली डिफरेंस निकाल के उस डिफरेंस को मैं कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देते हैं, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस को ही हम लोग प्रॉफिट या लॉस का नाम दे देते हैं. सो अब आपको क्लियरिटी हो रहा है बच्चों कि फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को दो अकाउंट बनाना है, हमें दो स्टेटमेंट्स तैयार करना है. एक रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट विल टेक केयर ऑफ माय रेवेन्यू पार्ट. कंपनी ने, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नेट रेवेन्यू कमाया, वो वहां पता चलेगा. और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बिजनेस का औकात बताता है कि आज का डेट में मेरा वर्थ, नेट वर्थ कितना, व्हाट इज माय एसेट्स, व्हाट आर माय लायबिलिटीज एंड व्हाट आर माय कैपिटल. What is my capital? So therefore there are 5 elements in the business. यही 5 चीज का हिसाब रखते थे, AELCR, राइट. सो R और E रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सेपरेट किया गया और एसेट लायबिलिटी कैपिटल का ट्रीटमेंट सेपरेट किया गया. एसेट लायबिलिटी कैपिटल को हम लोग एक अलग स्टेटमेंट में दिखाएंगे और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम लोग एक अलग स्टेटमेंट में दिखाएंगे. इसी कारण के चलते बच्चों दो स्टेटमेंट का जन्म होता है फाइनल अकाउंट्स में, एक रेवेन्यू स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. क्लियर है बच्चों? सो देयरफॉर हर बिजनेसमैन का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, जो सबसे पहला प्रायोरिटी जो रखता है जानने के लिए, वो क्या है, वो है बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस. हर बिजनेसमैन जानना चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, हमने कितना, एक साल मेरा बिजनेस मैंने चलाया, 365 दिन मैंने एक बिजनेस को रन किया, इस बिजनेस से 365 दिन में मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है. सो वो प्रॉफिट आपको बिजनेस का रेवेन्यू और बिजनेस का एक्सपेंसेस से पता चलता है. समझ में आया बच्चों? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. व्हाई देयर आर 2 पार्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स, आई हैव मेड इट क्लियर. इफ यू गो, देखिए जो बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 में नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में समझना मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स नाम ही है फाइनल, मतलब फाइनली एवरीथिंग इज गेटिंग क्लोज. So finally you are here to prove that A is equal to L plus C plus R minus C, and this is what we are going to do in the balance sheet. A is equal to L plus C हम लोग प्रूफ करेंगे वहाँ पे, राइट. सो अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों जानना जरूरी है, क्योंकि आज मत ये भूलना कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इसी इक्वेशन पे डिपेंडेंट है. आपने जो जर्नल किया, आपने जो लेजर की, सब इसी इक्वेशन पे डिपेंडेंट था, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था. इसलिए मैंने इसी इक्वेशन को चूज किया आपको फाइनल अकाउंट्स बताने के लिए, क्योंकि जहां से कहानी शुरू हुआ था, कहानी वहीं पे खत्म होगा. हमारा कहानी शुरू हुआ था अकाउंटिंग इक्वेशन से, आज कहानी भी खत्म होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में ही. सो बच्चों
अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट से समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि हर बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि उसका 5 पिलर AELCR ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपका 6 सब्जेक्ट है, आप ये जानना चाहते हैं कि वो 6 सब्जेक्ट में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। उसी तरह बिजनेस का मालिक ये जानना चाहेगा कि बिजनेस ये 5 सब्जेक्ट्स में, ये 5 आइटम्स में, ये 5 पिलर AELCR में कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो A, L और C एसेट लायबिलिटी कैपिटल का चिट्ठा हिसाब अलग होगा, उसका परफॉर्मेंस अलग अलग स्टेटमेंट में होगा, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का परफॉर्मेंस अलग स्टेटमेंट में होगा। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का परफॉर्मेंस ही बताएगा कि मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, हम पास किए कि फेल किए। समझ में आ रहा है बच्चों? सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बॉटल का। हर बिजनेसमैन करना क्या चाहता है देख लीजिए। छोटा सा हम चीज कर रहे हैं बच्चों, फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स में बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लिए हैं आप लोगों के लिए। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो पानी की बॉटल में डील करता है। उसका पानी का बॉटल का बिस्लेरी का या मिनरल वाटर बोल सकते हैं, मिनरल वाटर का बिजनेस है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोग कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब ये आपका मान लीजिए वो एक CP 10 रुपया का CP है, और इसी को वो फिर सेल करता है, सेलिंग प्राइस 15 रुपया में। बच्चों अब हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रॉफिट, सो आप हमको सीधा बोलिएगा सर प्रॉफिट इज SP माइनस CP। अगर SP को हम लोग अकाउंट टर्म्स में बात करें तो सेल्स, और CP को अगर हम लोग बोले अकाउंटिंग टर्म में तो दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स हमने बेचा उसी, मतलब वही होता है। व्हेन आई से CP आई मीन्स व्हाट, CP कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बॉटल, राइट। सो इसको हम लोग बिजनेस में जिस चीज में हम लोग ट्रेड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं, राइट। जिस चीज में हम लोग ट्रेड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग गुड्स कहते हैं। तो आई कैन से कॉस्ट ऑफ द बॉटल सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो you will say sir profit is 15 minus 10 which is equal to 5. I say yes, very good, this is the profit. But अब हम तुमको कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम अगर हम बोलते हैं कि हमने इस ट्रेडर ने एडवर्टाइजमेंट में 50 पैसा खर्चा किया, राइट। जिस दुकान पे से वो बिजनेस कर रहा है, जिस दुकान में पानी का बोतल रखा हुआ है, उस दुकान का वो रेंट देता है 1 रुपया। उस दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है 50 पैसा, और उसने कैरेज मतलब बोतल को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसने खर्चा किया है 1 रुपया, राइट। तब आपको समझ में आया कि सर हमने 10 रुपया में बोतल खरीदा और 15 रुपया में बोतल बेचा, उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट सर आ रहा है 5 रुपया। लेकिन सर यहाँ पे तुमको बताया जा रहा है कि 1, 2, 3 रुपया का और भी एक्सपेंसेस हुआ है। सो देयरफॉर सर माय प्रॉफिट शुड नॉट बी 5, नाउ माय प्रॉफिट विल बी 5 minus 3, क्योंकि ये 3 रुपया मेरा और एक्सपेंसेस है। सो दिस इज माय प्रॉफिट 2 रुपीज। अब देखिए बच्चों, आपको यहां पे 2 प्रॉफिट नजर आएगा, आया। पहला आपको प्रॉफिट आया ये 5 रुपया का, और इस 5 रुपया का प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया? बहुत सिंपल, गुड्स का सेलिंग प्राइस, सेल्स आपने जितना में बेचा, माइनस आपने जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितना था, यही SP माइनस CP। बच्चा ये जो 5 रुपया का प्रॉफिट आया ना, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं या ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा भी थोड़ी देर पहले कि हर बिजनेसमैन सबसे पहला चीज जो वह जानने का इच्छा रखेगा वह प्रॉफिट और लॉस। सो हम आपको बता रहे कि यहां पे दो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट जो कैसे निकाला गया, सेल्स माइनस सीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों इसका नाम है ट्रेडिंग? ये ट्रेडिंग इसलिए नाम है बच्चों क्योंकि ये आपका जो ट्रेड है ना, पानी खरीदना और पानी बेचना, इस ट्रेड से आपका 5 रुपया का प्रॉफिट आया। लेकिन आपने पानी खरीदने के अलावा भी आपने कुछ एक्सपेंसेस किया था। आपने अपने दुकान के एडवर्टाइजमेंट करवाया, आपने कुछ रेंट दिया है, आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है और कैरेज ऑन सेल्स दिया है। सो ये भी 3 रुपया का खर्चा और हुआ है। सो यानी कि आप 5 रुपया घर लेकर नहीं जा सकते हैं, उस 5 रुपया में से 3 रुपया का और खर्चा होगा, तब जाकर के 2 रुपया बचेगा। ये 2 रुपया आपके लिए बन जाता है नेट प्रॉफिट। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? सो देयरफॉर अभी हम आपको ये बताएं कि बिजनेस में आपको 2 प्रॉफिट्स नजर आएंगे। यानी कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और फाइनल अकाउंट्स में जब हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों, हमारा जो रेवेन्यू स्टेटमेंट होगा, तो इससे आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है बच्चों, वो रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब जो हमारा रेवेन्यू बताएगा, हमारा इनकम बताएगा, वो रेवेन्यू स्टेटमेंट को फर्दर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक में आपको जीपी पता चलेगा और एक में आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? सो देयरफॉर, और ये हम आपको कुछ अलग से नहीं बता रहे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बता रहे बच्चों, ये हम आपको सिंपल कंसेप्ट देके बताएं। हमारा 2 प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट ग्रॉस, ये घर लेके नहीं जा सकता। ग्रॉस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये कैसे निकाला गया आप देख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। इस बॉटल का को हमने जितना में बेचा माइनस इस बॉटल को हमने कितना में खरीदा था, इसको अपने तक लाने का जितना भी खर्चा। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड मतलब इस बॉटल, जिस बॉटल को हमने बेचा, उस बॉटल का कीमत, उस बॉटल का कॉस्ट मेरे लिए कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके माइनस करें किससे? सेल्स, जितना में हमने बॉटल बेचा। ये जो 5 रुपया आया ये आपका ग्रॉस था, जीपी। बट इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, सो ये 5 रुपया कवर करेगा। ये 5 रुपया से ये 3 रुपया और माइनस होगा। ये माइनस होने के बाद जो 2 रुपया बचेगा, ये 2 रुपया आप घर लेके जा सकते हैं, इसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। सो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्लैरिटी हुआ कि प्रॉफिट भी आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एक अलग अकाउंट है और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अलग अकाउंट है। बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। नाम से ही पता चल गया, हमने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट भी नाम बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों, ये बनेगा एक ही फॉर्मेट में, सिर्फ थोड़ा सा हम लोग डिवीजन कर देंगे अलग अलग। So therefore your revenue statement is further getting separated into 2 parts. One part will take care of the gross profit, one part will calculate the gross profit and the other part will calculate the net profit. ठीक है, अभी तक हम आपको फॉर्मेट नहीं बता रहे, अभी हमको सिर्फ मैथमेटिकली बता रहे, फॉर्मेट में धीरे जाएंगे। अब बच्चों, सिंस हैविंग सेड दिस, ये जानने के लिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम्स, रेवेन्यू, राइट। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, और सो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आपका कहां पे जाता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका फाइनल प्रॉफिट या लॉस बताएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां जाता है एंड दिस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। सो देयरफॉर यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, क्योंकि देखो प्रॉफिट 2 निकल रहा है, ग्रॉस अलग और नेट अलग।
तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस को लेना है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस को लेना है, इसका क्लैरिटी होना चाहिए। सो इसीलिए एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है हम आपको बताते हैं इस एग्जांपल से। मान लीजिए ये आपका एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए आपको मजदूर, आपको स्टाफ, एम्प्लॉइज की ज़रूरत है। अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट में गए हो तो आप ऑब्जर्व करना है कि रेस्टोरेंट में दो तरीका का लोग काम करते हैं। एक जो आपको दिखता नहीं है, ज़्यादातर ये लोग किचन में रहते हैं, ये शेफ है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं मतलब ये खाना बनाने से जुड़ा हुआ है, ये खाना बनाता है। और ये है दूसरा, ये है खाना सर्विंग, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, ये सेल से जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है। बच्चों दोनों ही, ये दोनों ही इस रेस्टोरेंट का एम्प्लॉइज है। बट ये दोनों को जो हम लोग इनका जो पेमेंट करते हैं, इनको जो रेम्यूनरेशन देते हैं, ये रेम्यूनरेशन को ये रेस्टोरेंट दो नजरिया से दिखता है। हम बताते हैं, इस शेफ को जो उसका रेम्यूनरेशन मिलता है उसे हम लोग वेजेस के नाम से जानते हैं, और ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस वेट्रेस को जो मिलता है, जो खाना बांट रही है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसे जो रेम्यूनरेशन मिलता है, इनका कंपनसेशन, इनकी तनख्वाह को हम लोग सैलरीज के नाम से जानते हैं, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट के बताते हैं, दोनों का काम को समझिए। अगर रेस्टोरेंट में शेफ नहीं आएगा, अगर रेस्टोरेंट में शेफ नहीं आएगा तो खाना पकेगा क्या? नहीं। रेस्टोरेंट में जो शेफ आके खाना पकाता है उसका काम डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर शेफ नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वेटर नहीं आती है या वेटरेस नहीं आती है तो क्या इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना है? नहीं, इसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, इसका प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लेना देना है। सो देयरफॉर रेस्टोरेंट का ट्रेड क्या है? खाना सर्व करना, फूड, खाना खिलाना, फूडिंग का बिजनेस है। सो ट्रेड के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? ट्रेड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है शेफ। सो देयरफॉर शेफ को जो पेमेंट किया जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि शेफ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रेस्टोरेंट प्रोडक्शन के साथ। वेयरएज वेट्रेस भी एम्प्लॉय है, जो वेटर सर्व करता है खाना को वो भी उसी रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय है, बट वो हमारा ट्रेड, हमारा जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। सो देयरफॉर उसको जो हम लोग पेमेंट करेंगे उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और एग्जांपल्स देते हैं बच्चों। इस रेस्टोरेंट का हम लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, राइट, हमने पेपर में ऐड करवाया, उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 10,000 रुपया खर्चा किया फॉर एग्जांपल। सो एडवर्टाइजमेंट करवाया हमने और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमने 10,000 रुपया दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और किचन में खाना पकाने के लिए हम लोगों ने गैस लाया, कोल लाया, 1,000 का गैस, 1,500 रुपया का कोल। अब देखिए रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट ये भी एक्सपेंस है, और ये जो गैस और कोल लेकर के आए ये भी एक्सपेंसेस है। कोयला या गैस जिसमें खाना पकेगा, चूल्हा में खाना पकेगा ना, दोनों ही एक्सपेंस है। लेकिन बच्चों अगेन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों का बीच का नेचर। देखिए अगर गैस और कोल नहीं आता तो खाना पकता क्या? नहीं पकता, खाना नहीं पकता। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपके ट्रेड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो क्या खाना नहीं पकेगा? नहीं, खाना पकेगा। एडवर्टाइजमेंट से खाना पकने का कोई रिलेशन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हाँ ऐड करते हैं, प्रमोशन होता है, कस्टमर्स और आएंगे, खाना और ज्यादा पकेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर ऐड नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन रुकेगा? क्या आपका शेफ खाना बनाना रोक देगा? नहीं। सो एडवर्टाइजमेंट भी रेस्टोरेंट का ही एक्सपेंस है, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। सो बच्चों इस तरह से देखिए, हम आपको लिस्ट देना नहीं चाहते हैं, हम आपको सीधा बताते हैं एक चीज।
अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब आप सामान खरीद रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप सामान खरीद रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, राइट, सो ये आपका सप्लायर है। यहां से आपको बताते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है बच्चों, तो इस बॉटल को अपने तक लाने के लिए, राइट, इस बॉटल को अपने तक लाने के लिए सप्लायर से अपने तक लाने के लिए, अपने गोडाउन तक लाने के लिए या अपने शॉप तक लाने के लिए आप जो भी पैसा खर्चा करते हैं, आप जो भी पैसा खर्चा करते हैं इसको यहां तक लाने के लिए, वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप तक पहुंचने के लिए, आपके दुकान तक, आपके गोडाउन तक पहुंचने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हैं वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। सो से फॉर एग्जांपल मैंने इसे 10 रुपये में खरीदा, लेकिन इसको यहां तक लाने के लिए मैंने कैरेज चार्जेस पे किया, कैरेज इनवर्ड। अब ये कैरेज इनवर्ड 2 रुपया का दिया। सो देयरफॉर ये बॉटल जब तक आप तक पहुंचा तो ये बॉटल का कॉस्ट आपके लिए कितना हो गया, 10 + 2 12। सो देयरफॉर नाउ फॉर यू द कॉस्ट ऑफ गुड बिकम्स 12 नॉट 10। 10 रुपीज में आपने खरीदा, लेकिन इसको अपने तक लाने के लिए आपने 2 रुपये और खर्चा किया। सो बाय द टाइम इट रीच टू योर शॉप और गोडाउन इट बिकम 12 रुपीज। सो देयरफॉर कैरेज इनवर्ड बिकम्स व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है बच्चों? हिंट दे रहे हैं, जस्ट आइडिया लीजिए। लिस्ट नहीं देंगे आपको कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रट्टा मार लो, नहीं, ये नहीं करने वाले हम। आने वाले समय में सम्स आएंगे, हम लोग उसमें एक्सप्लेन करेंगे, हर एक्सपेंसेस को आपको हम लॉजिकली बताएंगे कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट क्यों, इनडायरेक्ट क्यों नहीं है, राइट। सो अभी जस्ट आपको हिंट दे रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हुआ, अपने तक गुड्स को लाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो समझ लेना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, राइट। तो आपको रेस्टोरेंट के एग्जांपल देके भी मैंने बता दिया। अब हम लोग उसी तरह रेवेन्यूज में आते हैं। जिस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू होता है। बच्चों डायरेक्ट रेवेन्यू का सीधा एग्जांपल बताते हैं आपका सेल्स। आपका जो ट्रेड है, उस ट्रेड के चलते जो आप रेवेन्यू कमा रहे हो डायरेक्टली, वो सेल्स। आपका काम पानी का बॉटल बेचना था, पानी का बॉटल को बेच करके जो पैसा कमा रहे हो, जो पैसा आ रहा है वो सेल्स, वो डायरेक्ट है। मेरा काम ट्यूशंस देना, मेरा काम क्लासेस पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशंस पढ़ा के बच्चों को पढ़ा करके जो मेरे पास पैसा आता है, ट्यूशन फीस, मेरे लिए ट्यूशन फीस इज माय डायरेक्ट इनकम। एक दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए सेल्स, उसका लिए डायरेक्ट इनकम। एक डॉक्टर के लिए जब वो डॉक्टर अपना पेशेंट्स को देखता है, उससे जो फीस लेता है उसके लिए वो डायरेक्ट इनकम। आपके स्कूल के लिए, आपका स्कूल का फीस, स्कूल के लिए डायरेक्ट इनकम। सो आपका जो ट्रेड है, उस ट्रेड से आप जो कमा रहे, मेरा ट्रेड, मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाकर जो रिटर्न मिल रहा है मेरे को, फीस, वो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है। मेरा पानी का बॉटल का बिजनेस है, सो पानी का बॉटल बेच करके जो पैसा आ रहा है, सेल्स, मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है। सो बच्चों याद रखना, डायरेक्ट इनकम एक ही होता है, वो है सेल्स। सेल्स को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी इनकम तुम देखो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव, मैंने बैंक में कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, मैंने बैंक में कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट करके रखा है बच्चों, और उस एफडी से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। व्हाई इनडायरेक्ट? बिकॉज़ दैट इज नॉट रिलेटेड विद माय ट्रेड। वो मेरे को पढ़ाने के चलते नहीं मिल रहा है, पढ़ा कर जो मिल रहा है मेरे को फीस, और वो फीस को मैंने बैंक में जमा कर दिया, उस पैसा को मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक से अब हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी मेरा इनकम है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, वो मेरे ट्रेड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, वो मेरे ट्रेड से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो याद रखना, सेल्स इज जो डायरेक्ट इनकम, सेल्स को छोड़कर जितना भी इनकम्स होते हैं वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? सो देयरफॉर ये आपको क्लैरिटी हुआ। समराइज करते हैं कि हम लोगों का ये चल रहा है A = L + C + R - E. R - E, this is taken care in the revenue statement. Right? So revenue statement is further divided into two parts. Trading account and profit and loss account. ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट बोल सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या मिलता है?
नेट प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? हाउ डू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट? ध्यान से समझिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? अभी हमने आपको बताया था, सेल्स एसपी माइनस सीपी। सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बच्चों नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें? हमने दिखाया था आपको, जो हमारा जीपी निकला था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस किया था हम लोगों ने एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके साथ अगर इनडायरेक्ट इनकम भी है तो उसे ऐड कर देना। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन द अकाउंट्स। जब हम लोग फॉर्मेट में ये करना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कहां निकलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने पानी का बॉटल 10 रुपये में खरीदा, याद होगा आपको ये एग्जाम्पल। चलिए ये एग्जाम्पल में फिर से आते हैं। हमने पानी का बॉटल 10 रुपये में खरीदा, 2 रुपया लगा उसे अपने पास लेकर आने में, 12 रुपया हुआ। बेचा हमने कितना में? उसे 15। सो 15 माइनस 12 3। दिस इज माई जीपी, सिंपल। अब मान लीजिए और भी कुछ एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इस जीपी से माइनस हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी है तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद आप इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देना, इनडायरेक्ट इनकम, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, राइट। सो देयरफॉर ये अभी तक हम लोगों ने कर लिया। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में बताया था बच्चों। जो गुड्स हमने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस मेरे लिए क्या है, कितना है, ये कैसे पता चलेगा? इसका एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बच्चों ये सब ये बहुत पॉसिबल होता है कि आपके पास जब आप साल शुरू करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी कुछ पिछले साल का सामान आपके पास बचा हुआ है, हो सकता है बच्चों, एकदम पॉसिबल है ना, इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो इन दैट केस यू मे हैव सम ओपनिंग स्टॉक, इन दैट यू विल ऐड द परचेजेस जो इस साल आपने सामान खरीदा। सो मान लीजिए मेरे पास पहले से पानी का 3 बॉटल था, एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव गॉट 3 बॉटल्स, मैंने और खरीदा 5 बॉटल्स, राइट। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा परचेजेस। सो अब मेरे पास कितना बॉटल हो गया बच्चों? 8। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब उसमें से मेरे पास बच गया 2 क्लोजिंग, तो फिर बच्चों हमने बेचा कितना? 6। सो पहले मेरे पास 3 बॉटल था, मैंने 5 बॉटल और खरीदा, मेरे पास 8 बॉटल्स हो गए, 2 बॉटल साल के अंत में बच गया, तो मैंने बेचा कितना? 6। इसलिए बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कितना बॉटल बेचा? 8 बॉटल बेचा, 6 बॉटल बेचा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेचा उसका कॉस्ट कितना है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जितना रुपया का सामान मेरे पास पहले से था। अब इसको हम लोग क्वांटिटी हो गया, अब इसको हम लोग प्राइस में, मान लीजिए 3 बॉटल का दाम है 30 रुपीज़, 5 बॉटल का दाम है 50 रुपीज़, राइट। अब मेरे पास 80 रुपीज़ का बॉटल है, 20 रुपीज़ का बॉटल बच गया। सो देयरफॉर हमने बेचा कितना रुपया का बॉटल? 60 रुपीज़ में। ये 60 हो गया आपका CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो मेरे पास पहले 30 रुपीज़ का बॉटल था, प्लस मैंने और 50 का बॉटल खरीदा, और 20 का बॉटल बच्चों क्या हो गया मेरा? बच गया, तो 60 का बॉटल मैंने बेचा, राइट। समझ में आए बच्चों? सो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो बच्चों अब इसी चीज को हमें यहां पे फॉर्मेट में बैठाना है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। यहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक, इसमें प्लस करेंगे हम लोग परचेजेस, 2 परचेजेस, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स बहुत सारा दिए हैं आपको,
जब आएगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है सेल्स। याद रखना, सारे रेवेन्यूज क्रेडिट साइड में जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे। फॉर्मूला क्या है जीपी का? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हमें मिलता है जीपी। जीपी कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे सेल्स है आपका, इस सेल्स अगर कभी कभी कुछ रिटर्न्स भी हो जाता है सेल्स में से, सो अगर रिटर्न्स हुआ तो माइनस कर देना बच्चों, तो यहाँ पे आपको नेट सेल्स मिल जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ये वाला पार्ट है ना, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। सो हमको सेल्स लिखना है, सेल्स इनकम है क्रेडिट में, उसमें से माइनस करना है सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीपी। तो सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के लिए कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां से हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के लिए कहां पे लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। ये हो गया आपका जीपी, यहां पे आपको जीपी मिल जाएगा। क्रेडिट साइड बड़ा रहा तो, डेबिट बड़ा रहा तो ग्रॉस लॉस। अब यही जीपी बच्चों यहां पीएल शुरू हो जाता है। अब यही जीपी यहां पे ब्रॉट डाउन हो जाता है क्रेडिट साइड में, और इसी जीपी में हम लोग प्लस कर देते हैं सारा इनडायरेक्ट इनकम, और माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। बच्चों ये जस्ट आपको रफ बता रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फॉर्मेट डीपली नाउ। Next class we will be starting with the format. In the session 2 we're going to start with the format, and then I'm going to start the balance sheet. Today focus tha in the understanding the depth, understanding of why there are two statements in final accounts and why there are two profits. We calculate two profits in the final accounts. What are we supposed to do in the final accounts? With all these questions we have ended this sessions. ये सारे questions का जवाब ढूंढकर हमने इस सेशन को आज एंड कर रहे हैं बच्चों। So I hope कि आज का सेशन से आपको फाइनल अकाउंट्स का एक इंट्रोडक्शन, एक हल्की आइडिया मिला है। इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों, ये मिस नहीं करना है, नेक्स्ट सेशन में, सेशन 2 में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट बताएंगे ट्रेडिंग का, पीएल का, और बढ़िया से फॉर्मेट उसको हम लोग करेंगे, सारे आइटम्स लिख करके करेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे। So I hope that you have understood this session and this was an interesting one and much doubts are clear now, right? You are feeling comfortable. Let's meet on the next session. Till then, take care and bye-bye.